हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अधिराज आर्या की तरफ देखते हैं और फिर अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए बोली, क्या आरिश नहीं आया? क्या वो कमरे में ही है? अधिराज जी के ऐसे पूछने पर आर्या तुरंत अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं पापा, उनके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए वह चले गए, शाम को वह जल्दी आएंगे। आर्या की बात सुनकर अधिराज जी बेख्याली में ही अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं। उसके बाद वह वापस से पंखुड़ी के साथ बातें करने में लग जाते हैं। आर्या भी अपनी बच्ची की वह तोतली आवाज में बचकानी बातें सुनते हुए बस मुस्कुरा रही थी। विहान का कमरा। वैदिक इस समय बेड पर बैठा हुआ था और टुकुर टुकुर अपने पापा की तरफ देखे जा रहा था, जो अपने काम को कर रहा था, तो वही विधि उसके सामने अपने सिर को झुकाए हुए चुपचाप बैठी थी, जैसे वह विहान से किसी बात को लेकर अभी अभी डांट सुन चुकी हो और वह अब विहान को मनाने के लिए कोशिश कर रही है। वाइफी, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, और अगर तुम अपनी जिद पर टिकी रहोगी तो फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें मेरा गुस्सा भी झेलना होगा, और मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। विहान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ समझना ही नहीं है और ना ही इस समय तुम्हारी कोई भी बात मुझे सुनाई है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? विहान विधि की बात पूरी होने से पहले ही उसके बातों को काटते हुए विधि की तरफ देखते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है। विहान की गुस्से भरी आवाज को सुनकर अब विधि के भी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। वह विहान की तरफ अपनी लाल हो रही आंखों से देखते हुए अपने पैरों को गुस्से से पटकते हुए अपने दांतों को किटकीटते हुए बोली, तुम दोनों में से कोई भी सुनता ही नहीं है, दोनों को ही अपनी मर्जी चलानी होती है। मेरी बात कोई सुना ही नहीं चाहता है और एक वो है जिसे मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अभी तुम दोनों से ही बोलने का कोई फायदा नहीं है, अपनी मर्जी मेरे ऊपर चलाते रहते हो। कभी मेरे बारे में नहीं सोचते हो कि मुझे कैसा लगता है? क्या आप मेरी जिंदगी बस इतनी सी ही रह गई है कि मैं तुम्हें मानती रहूं और जब तुम मान जाओ तो फिर मैं उसे मानते रहूं? क्या तुम दोनों मुझे इसी तरह उलझ कर रखने वाले हो? तुम दोनों को ही मेरी कोई बात सुनी ही नहीं होती है, और अगर मैं किसी एक की बात को इग्नोर करता हूं तो दोनों ही मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। आखिर मैं तुम दोनों को एक साथ कैसे संभालो? कैसे मैं तुम दोनों की बातों को एक साथ कैसे मानूं? जैसे जैसे विधि अपनी बात कह रही थी उसका गला भरता जा रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह अपने आंसू भरी नजरों से उन दोनों के ही तरफ देखती हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर सीधा बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती। इधर विहान, जो कि विधि की बातें खामोशी से सुन रहा था, वो विधि को इस तरह से रोकर जाता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद करके कसकर गहरी सांस लेता है और फिर उठकर वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वैदिक अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर दोनों को ही देखे जा रहा था। उसे छोटे से बच्चे को उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। नगर विधि को इस तरह से गुस्से में बाथरूम की तरफ भागता हुआ देखकर वैदिक इतना तो समझ गया था कि उसकी मम्मी जरूर नाराज हुई है, इसलिए वह बेड से लुढ़कते हुए नीचे आने की कोशिश करने लगता है, जिस पर विहान का ध्यान चला जाता है और वह तेज कदमों से बेड की तरफ आता है और वैदिक के पहने कपड़ों को पीछे से पकड़ते हुए उसे हवा में उठाते हुए उसकी तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें जरा सा भी चैन नहीं है? तुम शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते हो? ये जो आज तुम्हारी माँ रोई है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से रोई है। आए बात समझ में? अब चुपचाप बेड पर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। विहान को सुनने के बाद वैदिक टुकुर टुकुर विहान को देखे जा रहा था। उसे विहान के एक भी बात समझ नहीं आई थी, मगर वह हाँ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए उसके नाक मुंह सिकुड़ने लगा था और वह अपने छोटे से होठों का पाउच बनाते हुए अपनी पलकें बार बार झपकते हुए विहान की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। और अपने बेटे का ऐसा रिएक्शन देखकर विहान भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे सीधा बेड पर बैठता था और उसके चारों तरफ पिलो लगा देता है ताकि एक बार फिर से वैदिक बेड से नीचे आने की कोशिश ना करें। वाइफी, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुद को चोट ना पहुंचाओ। जो तुम हमेशा करती आए हो, तुम्हें कभी मेरी बात नहीं मानती होती है। तुम्हारा जो दिल करता है तुम वही करती हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, जब वैदिक तुम्हें चोट पहुंचा देता है तो क्यों तुम उसे फीड कराने की जिद पर अड़ी रहती हो? मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं हमारे बेटे को भूखा रखने वाला हूँ। मुझसे जो हो पाएगा मैं वह सब करूंगा, लेकिन मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। बाथरूम के अंदर दरवाजे से टिक कर बैठे विधि के कानों में विहान की हर एक बात जा रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि विहान इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर कभी कभी विहान की बातें उसे काफी हद तक हट कर जाती थी, जैसे कि अभी। विहान काफी देर तक बाथरूम के बाहर खड़ा अपनी बातें एक्सप्लेन करता रहता है और अंदर बाथरूम में फर्श पर बैठी हुई थी विधि चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहती है। थोड़ी देर बाद वह अपने आंसुओं को पूछते हुए खुद को मिरर में देखती हैं और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते हुए वह सीधा बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। उसे बाथरूम के दरवाजे पर विहान खड़ा दिख जाता है। उसके बाहर आते ही विहान तुरंत ही आगे बढ़ाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। विधि भी विहान के सीने से लगाते हुए अपनी बाहों को विहान के कमर पर लपेटे हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं समझता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी केयर करते हो, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी हट होता है जब वैदिक मुझे हट करता है, पर तुम इस समय समझ नहीं रहे हो। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता, वो अभी बच्चा है।
उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, और यहाँ तो बड़े बड़े लोग अपने भूख के कारण ना जाने कितने ही गलत काम करते हैं। वह तो फिर भी बच्चा है, अगर उसे फीड करने में दिक्कत आएगी तो वह कोशिश करेगा ही ना, और अगर उसकी कोशिश में थोड़ा बहुत मुझे लग भी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मुझे ही नहीं लगती है चोट, तुम्हें बात को समझना होगा ना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ वाइफी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। विहान विधि के बालों को सहलाते हुए उसे कहता है, और आखिर में विधि की जिद के आगे विहान को ही हारना पड़ता है। विहान गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो तुम करो, लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि वैदिक तुम्हें मेरी बर्दाश्त से बाहर जाकर हट कर रहा है तो मैं फिर उसे तुमसे दूर कर दूंगा। ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। विहान की बातें सुनकर विधि बिल्कुल हैरानी से विहान की तरफ देख रही थी। इस वक्त विहान बिल्कुल एक साइको की तरह लग रहा था। वह कुछ कहती उसे पहले विहान विधि को खुद से दूर करता है और फिर अपने कदम फिर से सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा सच में करने वाला हूँ, इसलिए तुम आगे जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर करना। विधि खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांस लेती हैं और फिर विहान की तरफ देखते हुए अपने सिर को सीधा ना में हिला देती हैं, और उसके नजरें बेड की तरफ जाती है जहां वैदिक उसे बड़े बड़े पिल्लों से आजाद होने की कोशिश कर रहा। तो उसके चारों तरफ पिलो लगे हुए थे और वह वैदिक के वजन से काफी ज्यादा हैवी थे, जिस वजह से वैदिक उसे हटा भी नहीं पा रहा था और वह पिलो पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वह बार बार नाकाम हो रहा था। अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए विधि अपने सिर को ना में हिला देती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। सिद्धार्थ इस समय बेड से कुछ दूरी पर खड़ा था और बेड पर लेटी सोना का समय चेकअप हो रहा था। सोना की बड़ी बड़ी आंखें सिद्धार्थ के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो कि बहुत ही गौर से उसके चेकअप को देख रहा था। जिद सिद्धार्थ को इतना ज्यादा और सब करता हुआ देखकर सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर के लंबे चेकअप के प्रक्रिया के बाद फाइनली डॉक्टर सोना को उन मशीनों से आजाद करते हैं। उसके बाद फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यह जल्दी से चलना फिरना और अपने पैरों पर भागना शुरू कर दे तो आप इन्हें थोड़ा टाइम और ज्यादा दिन और इन्हें गार्डन में ले जाकर धीरे धीरे चलने को कहे। इससे उनके ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहेगी और यह पहले की तरह ही नॉर्मली चल पाएगी। थोड़ा सा चलकर ये थकेंगे नहीं। सिद्धार्थ डॉक्टर की बात सुनकर अपनी नजरों सोना की तरफ करता हूँ और फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, आपको रिपोर्ट कल मिल जाएंगे, मैं आपके घर पर ही भिजवा दूंगी। जिसके जवाब में सिद्धार्थ बस अपने सिर को हाँ में हिला देती हैं, जिसके बाद एक सर्वेंट डॉक्टर को लेकर सिंघानिया पैलेस से बाहर चली जाती है। इधर सिद्धार्थ जाकर सोना के पास बैठता है और धीरे से उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरते में बोला, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सिद्धार्थ के सवाल पर सोना अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बेड से उठकर बैठने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेकार में ही इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। मगर नहीं, आपको मेरी बात सुनने कहाँ होती है, हर समय आपको अपनी चलनी होती है। अब मुझे नीचे लेकर चलिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सोने की शिकायतों के बीच में उसकी भूख वाली बात सुनकर सिद्धार्थ अपने सर को ना में हिलाते हुए आगे बढ़कर सोना को अपनी गोद में उठाता है। सोना तुरंत ही अपनी बाहों से दांत के गर्दन में लपेटते हुए अपने पैरों को उसके कमर में लपेट देती है और पूरी तरह से उससे चिपक जाती है। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखता है और उसकी पीठ पर धीरे से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे ये बंदर के बच्चे की तरह चिपकने वाली आदत कभी जाएगी नहीं ना? तुम्हें पता भी है अगर लोग तुम्हें इस तरह से मेरी गोद में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ और मैं बहुत ज्यादा प्यारी हूँ, इसलिए मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पैम्पर करता है। सोना अपनी बात कहते हुए अपने दांत दिखा देती हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ धीरे से उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम बहुत प्यारी हो और जबरदस्ती अपने हस्बैंड से पैम्पर कैसे होना है ये भी तुम्हें अच्छी तरह से पता है। सिद्धार्थ सोना को चढ़ाते हुए उसे लेकर अपने कमरे से बाहर आता है और सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। डाइनिंग एरिया में आने के बाद सिद्धार्थ सोना को उसकी चेयर पर बैठता है और खुद भी बगल वाले चेयर पर बैठ जाता है। उन दोनों के बैठते हैं शेफ तुरंत ही उन दोनों के प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं, मगर इधर सोना का मुंह बन चुका था। वह ब्रेकफास्ट की तरफ देखती हैं और फिर अपने नाक को सिकोड़ते हुए अपने सर को उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखती हुए तुरंत ही अपने प्लेट को अपने सामने से खिसकते हुए बोली, मुझे यह नहीं खाना है। सोना की बात सुनकर सिद्धार्थ सोना की प्लेट की तरफ देखता है जिसमें वेजिटेबल दलिया और एक बाउल में वेजिटेबल सूप रखा हुआ था। पर तुम्हें इसके अलावा और कुछ मिलेगा भी नहीं वाइफी, एक मंथ और डाइट फॉलो करो, उसके बाद तुम्हें जो खाना होगा तुम आराम से खा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें यही खाना होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोने का चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर प्यार से अपने हाथों को रखता है और धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए जरूरी है वाइफी। अच्छा तुम ये खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा, ओके? बाहर जाने का नाम सुनते ही सोना की आंखें तुरंत चमक उठती हैं और वह अपनी बत्तीसी दिखाते हुए तुरंत ही प्लेट को अपने सामने खींचती है, जिसे अभी अभी उसने अपने सामने से दूर खिसका दिया था। वह तुरंत ही खाना शुरू कर देती है, जिसे देखते हुए सिद्धार्थ अपने सर को नामे दिला देता है। शाम का समय।
आर्या इस समय गार्डन में बैठी हुई थी। वो अभी तक सिंह मैंशन में ही थी। गार्डन में बैठे बैठे वह बार बार आरिश को फोन ट्राई कर रही थी क्योंकि काफी शाम हो चुका था और आरिश उससे वादा करके गया था कि आज वह पहले आ जाएगा, मगर वह अब तक आया नहीं था। आर्या बार बार टाइम की तरफ देख रही थी, मगर आरिश का ना तो कोई मैसेज उसे रिसीव हुआ था और ना ही आरिश का रिटर्न कॉल उसे आ रहा था, जिसे आर्या की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे सुबह से ही बेचैनी हो रही थी। जब आरिश जा रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आरिश को आज खो देगी और यह डर उसके मन में बैठ चुका था। वह बार बार आरिश को इसी डर से फोन कर रही थी, मगर आरिश दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अब आर्या का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा था और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। आर्या तुरंत ही अपनी जगह से उठती है और वह भागते हुए गार्डन से बाहर निकलती है। गार्डन से बाहर आते ही बस सीधा पैलेस के अंदर अपने कदम रखती है कि सामने से आते ही हुए विधान से टकरा जाती हैं। विधान आर्या से टकराते ही उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे संभालते हुए बोला, आराम से बच्चे, कहाँ इस तरह से भागे जा रही हो? अभी गिर जाती तो तुम्हें लग जाती ना, ठीक से चलो। विधान अपनी बातें कहकर आर्या को क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, मगर अचानक ही विधान के कदम रुक जाते हैं और वह तुरंत पलटकर आर्या की तरफ देखता है जो कि अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। विधान तुरंत ही आर्या के सामने आता है और उसके चेहरे को उठाकर देखता है। आर्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे और आर्या की आंखों में आंसू देखते ही विधान को ऐसा लगता है जैसे उसे पर एक साथ हजारों चाकुओं से वार किया गया हो। विधान तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, आरू बच्चे, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, पर रो मत। विधान बहुत ही प्यार से आर्या को समझता है। इधर आर्या विधान की बात सुनकर तुरंत विधान से लिपट जाती है और अपनी सुबकती हुई आवाज में बोली, भाई आरिश ने कहा था कि आज वह जल्दी आ जाएंगे, मगर वह अब तक नहीं आए और ना ही वो मेरा कॉल रिसीव कर रहे हैं। आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भाई। आर्या की सुनकर विधान आर्या के बालों पर अपने हाथ फेरते हुए उसे शांत करते हुए बोला, अच्छा तुम पहले शांत हो जाओ। हो सकता है कि वह किसी मीटिंग में हो, इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव ना कर पा रहा हो। तुम्हें इतना ज्यादा वॉरिड होने की जरूरत नहीं है, वह आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मीटिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वह जब गुस्सा भी होते हैं तब भी वो मेरे साथ ऐसा नहीं करते हैं। उनका फोन मीटिंग रूम में भी साइलेंट में नहीं रहता है। मैं जब भी कॉल करती हूँ वह हमेशा मेरे कॉल का जवाब देते हैं, मगर आज वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे घबराहट हो रही है। आप पता करो ना कि वो कहाँ है। वो ठीक तो है ना? आर्या जैसे जैसे अपनी बात कह रही थी वैसे वैसे उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखते हुए विधान उसे से अपने सीने से लगाते हुए उसके पीठ को थपथपाते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ कि वो कहाँ है, तुम बस रो मत, ठीक है? विधान आर्या से अपनी बात कहकर तुरंत ही अपने फोन को बाहर निकलता है और वह किसी को कॉल करता है। इधर आर्या अभी भी विधान से ही लिपटी हुई थी। उसका छोटा सा मुंह विधान के सीने में धस हुआ था, तो वही विधान अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए दूसरे हाथ से फोन को अपने कानों से लगाए हुए चुपचाप खड़ा था। एक नंबर तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, ट्रेस करो और जल्द बताओ आखिरी लोकेशन कहाँ है और मुझे इन्फॉर्म करो। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होता है विधान तुरंत ही अपनी बात कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। उसके बाद वह तुरंत ही आरिश का नंबर सेंड कर देता है। विधान उसका नंबर सेंड करने के बाद आर्या की तरफ देखता है जो कि उसके सीने में अपने सिर को छुपाए हमें चुपचाप उसे लिफ्ट कर खड़ी थी। उसके गहरी सांस विधान अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। अपनी बहन को इतना ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर विधान खुद भी हैरान था। विधान कुछ आर्या से कहता कि तभी उसके कानों में निधि की आवाज पड़ती है, क्या हुआ है आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत है? निधि विधान के पास आते हुए अपनी बात कहते हैं। उसकी नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी जो कि विधान के सीने से लगी हुई थी। विधान निधि की तरफ देखता है और अपनी आंखों के इशारा उसे कुछ कहता है, जिसे निधि समझते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो सीधा किचन की ओर बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक गिलास पानी लेकर किचन से बाहर आती हैं और विधान के पास आते हुए उस ग्लास को विधान के हाथों में दे देती है। ग्लास को लेकर विधान धीरे से आर्या को खुद से अलग करता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसकी तरफ बेहद प्यार से देखते हुए बोला, लो पानी पियो और इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉल किया है ना, जल्दी पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। और अगर वो मीटिंग में हुआ तो आज उसके घर आने के बाद मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये बात तुम भी याद रखना। विधान अपनी बात कहकर आर्या की तरफ देखने लगता है। इधर आर्या पानी पीती है मगर उसके घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी एक बार फिर विधान का फोन रिंग करने लगता है। विधान तुरंत ही अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में उस नंबर से कॉल आ रहा था जिससे उसने अभी अभी कॉल किया था। वह तुरंत कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करने के बाद विधान उस आदमी की बात सुनता है और उस आदमी की बात सुनते ही हुए वो तुरंत ही आर्या की तरफ देखता है और फिर अपने सिर को हाँ में हिलाते में बोला, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विधान तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता और फिर आर्या की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, वह घर आता ही होगा। ठीक है, मैंने पता करवाया है, उसका फोन रास्ते में ही दिख रहा है। शायद किसी वजह से हो सकता है कि वह तुम्हारा फोन नहीं रिसीव कर रहा हो। मैं देख कर आता हूँ, ठीक है? विधान की बात सुनकर आर्या विधान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं और फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए अपनी टूटती हुई आवाज में बोली, भाई आप मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना?
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं जानती हूँ कुछ तो गलत हुआ है, वह ऐसा कभी नहीं करते हैं। वह चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह कभी मेरे कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भाई बताओ ना क्या हुआ है, आपने पता किया है ना, आपको पता है ना कि वह कहाँ है और किस हालत में है, प्लीज मुझे उनके पास लेकर चलो। आर्या की बात सुनते हुए निधि की नजरें विधान के ऊपर टिक जाती हैं। वह विधान के चेहरे को बहुत ही गौर से देखने लगती है, जैसे वह विधान के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। इधर विधान आर्या के बात सुनकर आरिता से अपनी नजरें फेरते हुए निधि की तरफ देखता है। विधान की नजरें निधि से जैसे ही टकराती हैं, निधि को समझते देर नहीं लगती है कि आर्या की बात झूठ नहीं है। आर्या की यह घबराहट और यह बेचैनी बेफिजूल नहीं है। निधि हिम्मत करके आगे बढ़ती है और वह आर्या के कंधे पर अपने हाथों को रखते हुए उसे धीरे से विधान से अलग करती है और फिर उसे अपनी तरफ घूमते हुए बोली, आर्या रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ होगा उसे, और वैसे भी विधान जा रहे हैं ना, देखना थोड़ी देर में वह घर पर ही होंगे और तुम्हें इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि हम किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, शायद आरिश ने ही कॉल साइलेंट पर रखा हो। निधि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आर्या उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए तुरंत अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो कभी भी अपना फोन साइलेंट में नहीं रखते हैं। जब वो मीटिंग रूम में अपना फोन साइलेंट में नहीं रखते तो क्या वो और कहीं अपने फोन को साइलेंट में रख सकते हैं? मैं बिल्कुल ये बात नहीं मान सकती। आर्या की बातें सुनते हुए आप निधि के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वह तिरछी नजरों से विधान की तरफ देखती हैं। इधर विधान अपने होठों को आपस में दबाते हुए गहरी सांस लेकर आर्या की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है और उसकी आंखों में बेहद गौर से देखते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो आरू, मैंने जब कहा है कि वह ठीक है तो वह ठीक ही है, और मैं उसे थोड़ी देर में तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, तब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी ना, लेकिन तब तक के लिए प्लीज ये रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे यह आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्या, इस घर में किसी को भी तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम निधि के साथ ही रहो। विधान अपनी बात आर्या से कहने के बाद निधि की तरफ देखता है और फिर अपने हाथों को बढ़ाते हुए निधि के सिर पर धीरे से अपने हाथ फेरते हुए बोला, मैं जब तक नहीं आता हूँ प्लीज। विधान अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है, मगर निधि उसके बाद बिना पूरी किए ही समझ जाती है और वह तुरंत ही उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए विधान की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगी और इसे रोने भी नहीं दूंगी, आप बस जल्दी आना। विधान निधि की बात सुनकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है और तेजी से मेंशन से बाहर चला जाता है। इधर निधि आर्या को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हालांकि आर्या उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर निधि उसे जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाती है। अपने कमरे में आते ही निधि की नजरें बेड पर उठ चुके अपने बेटे के ऊपर जाती है। आर्यन को उठा हुआ देखकर वह गहरी सांस लेती हैं और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोली, ये शैतान भी उठ गया, अब इसे कौन संभालेगा, इसके पापा तो बाहर गए हैं, चलो आ जाओ हम दोनों कोशिश करते हैं, अकेले तो ये मुझसे संभलता नहीं है जब तक कि विधान इसके आसपास ना हो। निधि आर्या को बदलने की कोशिश कर रही थी। इधर आर्या अपनी आंसू भरी नजरों से निधि की तरफ देखे जा रही थी, वह कुछ भी नहीं कह रही थी। इधर निधि आर्या को इस तरह से देखकर उसके हाथों को पकड़ते हैं और उसे ले जाकर सोफे पर बिठाती हैं और फिर खुद उसके बगल में बैठते हुए उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोली, आर्या खुद को कमजोर मत पड़ने दो, क्या वो फीलिंग्स इतने स्ट्रांग है कि तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो? कभी कभी होता है किसी वजह से हमें ऐसी फीलिंग्स आती है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो सच हो। जानती हूँ, पर मेरी यह फीलिंग्स और मेरी यह बेचैनी मुझे साफ साफ बता रही है कि कुछ तो गलत हुआ है आरिश के साथ, और तभी वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भले ही भाई मुझे सच ना बताएं, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मेरे आरिश ऐसा नहीं है कि वह मेरे फोन को इग्नोर करते जब तक कि कुछ बहुत बुरा ना हो। आर्या की बातें सुनते हुए निधि खामोश हो चुकी थी। कहीं ना कहीं निधि समझ चुकी थी कि आर्या को समझना इतना आसान नहीं है। आर्या की इनर फीलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि निधि का किसी भी बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। निधि की नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी, वह उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देख रही थी। आर्या खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से आर्या का चेहरा और उसका गला बुरी तरह से लाल हो चुका था और आर्या की यह हालत देखते हुए निधि की भी धड़कनें बेहद तेजी से धड़क रही थी। वह भले ही खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने विधान की आंखों में देखा था, विधान जिस तरह से आरित से नजरें चुरा रहा था और जिस तरह से फोन कॉल कट करने के बाद उसने निधि की तरफ देखा था। निधि समझ चुकी थी कि विधान जान चुका है कि आरिश के साथ क्या हुआ है, और अगर उसने आर्या से यह बात छुपाई है तो जरूर यह बात बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ विधान बेहद तेजी से कार ड्राइव कर रहा था, साथ ही साथ वह किसी से कॉल पर भी बात कर रहा था। मुझे बहाने नहीं सुनने हैं, मुझे रिजल्ट चाहिए, और अगर अगले 5 मिनट में मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ है तो तुम सबकी खैर नहीं है। पता करो वह कहाँ है, उसका लास्ट लोकेशन जहाँ शो कर रही है उसके आसपास देखो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। विधान अपनी बात कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करते हुए खुद से ही बोला, बस उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? आज सिर्फ इस सोच से कि तुम्हें कुछ हो गया है वह इतना ज्यादा घबरा चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं उसे कैसे संभालूंगा, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? सुनसान रास्ता। विधान की कार ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं की ओर जा रहे थे और विधान को उसमें से एक डायरेक्शन चुना था।
आरिश तक पहुंचाने के लिए विधान इस समय जहां मौजूद था, आरिश का लोकेशन इससे कुछ दूरी पहले का ही दिख रहा था। मतलब आरिश इन दो रास्तों में से ही किसी एक रास्ते पर गया था, मगर विधान समझ नहीं पा रहा था कि आरिश इन दोनों में से किस रास्ते पर गया होगा। आरिश के साथ तो आज कोई था भी नहीं, क्योंकि आज अपने घर से नहीं बल्कि सिंह मैंशन से ऑफिस गया था, जिसकी वजह से उसके गार्ड्स उसके साथ नहीं थे और आरिश आज पूरी तरह से अकेला था और शायद इसी का किसी ने फायदा उठाया है। कोई बहुत दिनों से आरिश की अकेले होने का इंतजार कर रहा था और आज मौका पाते ही उसने आरिश के ऊपर हमला कर दिया था। विधान अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और अपने कार को सीधा राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ लेता है। विधान ने जिस तरफ अपने कार को मोड़ था, ये रास्ता सुनसान और वीरान रास्ता था। इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं था और दूसरा रास्ता जो जा रहा था वह मैन सिटी की तरफ जा रहा था और मैन सिटी की तरफ तो आरिश को जाने नहीं दिया गया होगा, इतना विधान अंदाज लगा सकता था। विधान काफी तेजी से अपने कार को ड्राइव कर रहा था कि अचानक ही वह अपने कार का ब्रेक तेजी से मारता है और अपने सामने का नजारा देखने लगता है। उसके कार की जलती लाइट सामने पेड़ से टकराया कर एक कार के ऊपर जा रही थी। विधान उस कार की तरफ देखते हुए तुरंत ही कार से बाहर आता और भागते हुए उस कार के पास जाता है। वो तुरंत ही उस कार के नंबर प्लेट को चेक करता है और सीधा कार के ड्राइविंग सीट के पास जाता है, मगर अंदर कोई भी नहीं था। कार जिस कदर उस पेड़ से लगी हुई तो उसे देखकर साफ साफ बताया जा सकता था कि कार काफी तेज में ड्राइव हो रही थी और अचानक से इसे टकराई कार के बोनट से धुआं निकल रहा था, तो वहीं कार के विंडो की शीशे तक टूट चुके थे। विधान अपनी परेशान नजरों से अपने आसपास घूमता है, मगर आसपास कोई भी नहीं था। विधान तुरंत ही भागता हुआ आगे की तरफ जाता है और जोर से आरिश का नाम लेकर चीखता है। उस सुनसान और रात के अंधेरे में विधान की आवाज उन वीरान रास्तों पर गूंज उठती है। अंडस्को, कौन हो तुम लोग और मुझे क्या चाहते हो? माथे से बहते खून और होठों के किनारे से बहते खून को अपने हाथों से पूछते हुए आरिश अपने सामने खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए सवाल करता है। आरिश की हालत बेहद बुरी थी। उसके शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसके कोट भी काफी ज्यादा गंदे हो रखा था, माथे पर बाल बिखरे हुए थे, माथे से खून निकल रहा था तो वही होठों के किनारे पर भी कटा हुआ था जिससे खून रिस रहा था। आरिश की बात सुनकर उनमें से एक आगे बढ़ता है और आरिश की तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, हम जो भी हैं ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। हम जो काम करने आए हैं वो हम करके ही जाएंगे। आज तेरी मौत पक्की की है। उसे आदमी की बात सुनकर आरिश की आंखें गुस्से से भर उठती है और वह उसकी तरफ देखते हुए अपने दांतों को किटकीटते हुए बोला, लगता है तुम लोग भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। शायद आप अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो, इसलिए अपनी मौत को खुद दावत देने यहाँ आए हो। हमारा छोड़ अब तो ये सोच कि तेरी मौत तेरी आंखों के सामने खड़ी है और तू यहाँ से कैसे बचकर जाएगा। आरिश दूसरा आदमी की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, किसने भेजा है तुम लोगों को और कितने पैसे दिए गए हैं तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को उसके डबल दूंगा, साथ ही तुम लोगों को एक महफूज भरी जिंदगी भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। आरिश अपने हाथों को गुंडों की तरफ दिखाते हुए अपनी बात समझने की कोशिश करते हुए बोला, मगर वह गुंडे तो आरिश की किसी भी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। उल्टा वह आरिश के इस बात को सुनने के बाद जोर जोर से हंसते हुए आरिश की तरफ ऐसे दिखता है जैसे वह किसी अलग ग्रह के प्राणी को देख रहे हैं। तुझे क्या लगता है हम ये सब पैसों के लिए करते हैं? नहीं, पैसे तो हमें मिलता ही है, लेकिन मेरे तेरे से अपनी दुश्मनी है। मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन जब तूने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, वह भी सिर्फ किस लिए? उस लड़की के लिए जो तेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। आपने उस माशूका के लिए मेरे भाई को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और तुझे लगता है कि मेरे भाई के आगे तेरे ये पैसे मेरे किसी काम के होंगे? इतने सालों तक मैंने सिर्फ तेरा इंतजार किया है ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं, और आज जब मैं अपने बदले की इतनी करीब हूं, मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूं? आज तो तुझे तेरी मौत ही मेरे चंगल से आजाद करावेगी। आरिश की आंखें छोटी छोटी जरूर हो गई थी, मगर आरिश को समझते देर नहीं लगती है कि उसे गुंडे के कहने का मतलब क्या है और उस गुंडे का भाई कौन था। वो उसकी तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, वैभव। हाँ भाई था वह मेरा, जैसे तूने बेरहमी से अपने उस माशूका के लिए मार डाला। पहले तो तेरी माशूका को ही अपने भाई के मौत का कर्ज चुकाने के लिए चुना था, मगर उसकी मौत में वह मजा नहीं जो तेरी मौत में है। तू तो आजाद हो जाएगा, मगर जब तेरी माशूका तेरी याद में तड़पेगी, उसकी तड़प मेरे दिल को बड़ा सुकून पहुंचाएगी और उसकी इस तड़प को तो वहां बैठकर देखेगा और खुद भी तड़पता रह जाएगा। वह आदमी ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है। उसे आदमी की आंखों में आरिश के लिए नफरत की कोई सीमा नहीं थी। इधर अतीश खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था, मगर जिस पल उसने आर्या का जिक्र किया, आरिश की आंखों के सामने सुबह का नजर आ गया, जब आर्या उसके हाथों को मजबूती से पकड़े हुए उसे आज ऑफिस जाने से रोक रही थी। साथ ही साथ उसके चेहरे की वह बेचैनी जिसे आरिश उसे समय समझ नहीं पाया था। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि क्यों आर्या उसे आज ऑफिस जाने नहीं देना चाहती थी, क्यों आज वह इतनी ज्यादा बेचैन थी और क्यों उसने उसे ऑफिस जाने से पहले वह वादा लिया था कि आज वह जल्दी घर आएगा। आरिश उन पलों को याद करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद करके गहरी सांस लेता है। आरिश का सिर दर्द से फटा जा रहा था, मगर वह अपने होश खोने नहीं दे रहा था। वह किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। वह आर्या की उम्मीदों को इस तरह से तोड़ना नहीं चाहता था। वह आर्या को हमेशा के लिए दुख नहीं देना चाहता था।
पहले ही उसने आर्या की जिंदगी में बहुत से दर्द उसके नाम कर दिए हैं, अब एक यह नया दर्द वह जिंदगी भर के लिए उसके नाम नहीं कर सकता था। आरिश कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसकी बीवी का, उसके बच्चों का क्या होगा। ऐसा नहीं था कि आरिश को मौत से डर लगता है, उसे कभी मौत से डर लग ही नहीं जब तक आर्या उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। आर्या के उसके जिंदगी में आने के बाद उसे हमेशा खुद से डर लगता था। उसे ऐसा लगता था कि कहीं वह बीच रास्ते में आर्या को अकेला ना छोड़ दे, और आज जब वह 6 सालों के इतने लंबे इंतजार के बाद अपनी बीवी से वापस मिला था, अपने बच्चों को उसने अपनी जिंदगी में वापस लाया था। इसके बाद वह अपनी बीवी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह उनके लिए जीना चाहता था, वह उनके साथ अपना समय बिताना चाहता था। आरिश कुछ कहता है या फिर उन गुंडों में से कोई कुछ करता कि तभी विधान की आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है जो कि आरिश का नाम लेकर आरिश को पुकार रहा था। आरिश का नाम सुनते ही वह सभी गुंडे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो वहीं आरिश को जरा भी देर नहीं लगती है विधान की आवाज पहचाने में, और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। आरिश तुरंत ही अपनी पूरी जान लगाकर विधान का नाम पुकारता है, जो थोड़ी ही दूर पर मौजूद विधान के कानों में चली जाती है। आवाज जिस दिशा से आई थी वो उस दिशा में अपने कदम तेजी बढ़ाते हुए विधान आरिश का नाम एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोला, आरिश क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर तुम मेरे आसपास हो तो प्लीज मेरा नाम लेते रहो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। विधान की बातें सुनते हुए जहां आरिश एक बार फिर से उसे आवाज देने को होता है कि तभी एक गनशूट की आवाज उसे सुनसान रास्ते पर गूंज उठती है, और इसी के साथ विधान के बढ़ते कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह सीधा जमीन पर गिरता है। विधान खुद से कुछ ही दूरी पर आरिश को देख सकता था, जो अपने पेट पर अपने दोनों हाथ लगाए अपने लाल आंखों से उसकी ओर ही देख रहा था। आरिश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी, साथ ही उसके पेट से खून बहने लगा था। अभी अभी जो गोली चली थी वह आरिश के सीधा पेट में जाकर लगी थी। विधान अपने सामने का नजारा देखकर एक पल को तो अपना होश ही खो देता है। वह किसी मूर्ति की तरह नीचे जमीन पर गिरा हुआ आरिश की तरफ देखे जा रहा था। विधान की भी आंखें लाल हो चुकी थी कि एक बार फिर से गोली चलने की आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है, और इस बार गोली आरिश की बाजू को छूते हुए निकल जाती है, और इस गोली चलने की आवाज को सुनकर जैसे विधान होश में आता है, वह लड़खड़ाते हुए तुरंत ही जमीन से उठता है और फिर लड़खड़ते कदमों से तेजी से आरिश की तरह भागता है। इधर आरिश खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर गोली सीधा उसके पेट पर लगी थी और वह उसे कमजोर कर रही थी। कार का एक्सीडेंट होने की वजह से आरिश पहले से ही काफी ज्यादा जख्मी था, और अब ये गोली लगभग उसकी जान निकल चुकी थी। आरिश लड़खड़ाते हुए अपने घुटनों के बाल फर्श पर बैठ जाता है और अपनी लाल हो चुकी आंखों से उन गुंडों की तरफ देखने लगता है। आरिश की आंखों के सामने का नजारा धुंधला सा होने लगा था, तो वही उन सभी गुंडों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह सभी इतना तो समझ गए थे कि एक्सीडेंट के बाद और यह गोली लगने के बाद आरिश का जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है, और इसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। सामने खड़ा वैभव का भाई, जिसने अभी अभी अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाई थी, वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए आसमान की तरफ देखकर जोर से चीखते हुए बोला, देख भाई, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपके मौत का बदला ले लिया। अब ये भी उसी तरह तड़प तड़प कर मारेगा जिस तरह आपने मेरी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से अपनी आखिरी सांस ली थी। मैं भी उसे तड़पता देखूंगा, और सिर्फ इसे ही नहीं, इससे जुड़े वह हर लोग तड़पेंगे जैसे मैं तड़पा हूँ, और एक दिन वह खुद को खुद ही आजाद करवा लेंगे। अपनी बात कहकर वैभव का भाई जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगता है, तो इधर विधान, जो कि भागते हुए आरिश के पास आया था, वह उसके कंधे को पकड़कर उसे झटके से छोड़ते हुए उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे आंखें खोलने को कह रहा था। आरिश, आरिश आंखें खोलो, अपनी आंखें बंद मत करो, देखो तुम इस तरह से हार नहीं सकते हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरी बहन के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम इस तरह से उन्हें अकेला बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम सोचो उनका क्या होगा। हिम्मत मत हारो मत, तुम इतने कमजोर नहीं हो कि ये 2 गोली तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। विधान अपनी बातें कहते हुए आरिश को नीचे जमीन से उठाने की कोशिश करता है, तो वही विधान को इतना ज्यादा कोशिश करता हुआ देखकर और विधान की बातें सुनकर वैभव का भाई जोर से विधान के ऊपर हंसते हुए बोला, तू चाहे इसके लिए अब जो कर ले, इसकी मौत तो अब पक्की है, ये साला तड़प तड़प कर यही मर जाएगा। अगर तू यहाँ से उसे अस्पताल लेकर भी जाएगा तो जब तक तू इसे लेकर वहां पहुंचेगा तब तक ये तुझे और इस पूरी दुनिया को अलविदा कह चुका होगा। और एक बार फिर से उसे सुनसान और वीरान रास्ते पर उसके राक्षसों वाली हंसी गूंज उठती है। इधर विधान अपने गुस्से भरी नजरें उठाकर वैभव के भाई की तरफ देखता है, और फिर अपनी नजर नीचे करके वह आरिश की हालत की तरफ देखता है। आरिश की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। इस समय आरिश को ट्रीटमेंट के सख्त जरूरत थी। विधान अपने सामने खड़े उसे आदमी से नहीं लड़ सकता था। विधान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आरिश को संभाल कर जमीन से खड़ा करता है, मगर आरिश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। विधान बहुत ही मुश्किल से आरिश को सहारा देते हुए उसकी जख्मों को अपने हाथों से कसकर दबाते हुए उसे लेकर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। इधर आरिश के जख्मों से खून किसी पानी की तरह बहे जा रहा था, और आरिश, जो अब तक अपने होश संभाल रहा था, वह पूरी तरह से बेहाल हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, ना ही अब उसे कुछ भी दिख रहा था।
विधान आरिश को जैसे तैसे करके अपने कार के बैक सीट पर बैठता है और तुरंत ही डोर को वह खोलता है और कार के अंदर एंटर करते हुए वह आरिश के शर्ट के सारे बटन खोलते हुए वह आरिश के जख्मों की तरफ देखने लगता है। गोली काफी अंदर तक चली गई थी। विधान उसे गोली की तरफ देखते हुए तुरंत आरिश की बेल्ट को ओपन करता है और उसे खींचते हुए आरिश के कमर से निकाल देता है। उसके बाद वह अपनी शर्ट के सारे बटन खोलकर अपने शर्ट को बाहर निकलता है और शर्ट को जैसे तैसे मोड़ते हुए उसे उसके जख्मों वाले जगह पर रखकर आरिश की बेल्ट से कसकर वह उसे जगह को दबा देता है जिसे आरिश का खून बहना रुक जाए। उसके बाद वह तुरंत ही अपने कोट को लेकर कार से बाहर आता है और उसे पहनते हुए वह ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से कार लेकर वहां से निकल जाता है। विधान के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आज जिंदगी में पहली बार वह इतना ज्यादा डरा हुआ था। ये सोचकर नहीं कि इसको कुछ हो जाएगा, ये सोचकर कि आरिश की इस हालात के बारे में जानकर उसकी बहन के क्या हालत होने वाली है। विधान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर अपनी बहन के आंखों में आंसू यह उसे सोचना भी गवारा नहीं था। फिर देखना तो उसके लिए मौत से कम नहीं था। विधान रियर व्यू मिरर में आरिश की तरफ देखते हुए तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। उसकी कार इतनी तेजी से चल रही थी कि वह ट्रैफिक के सारे रूल तोड़ता जा रहा था मगर इस बात का जरा सा भी अफसोस उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर में विधान की कार एक अस्पताल के सामने आकर रुकती है। विधान के ब्रेक मारते ही कार के टायर स्लिप होते हुए कुछ दूर आगे जाकर रुकती है और स्लिप होने की वजह से कार की आवाज उस जगह पर गूंज उठती है मगर विधान सारी बातों को अनदेखा करते हुए तुरंत ड्राइवर सीट से बाहर निकलता है और वह भागकर कार की बैक सीट का दरवाजा खुलता है और आरिश की तरफ देखता है जो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। आरिश को बेहोश देखकर विधान और भी ज्यादा घबरा जाता है। वह तुरंत ही आरिश के गालों को थपथपाता है। आरिश, आरिश आंखें खोलो, आरिश आंखें खोलो, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। आरिश आंखें खोलो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें गोली लगी है, तुम इस तरह से बेहोश नहीं हो सकते हो, अपनी आंखें खोलो। विधान तेजी से आरिश के गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था मगर आरिश वह अपने होश पूरी तरह से खो चुका था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि इस समय उसके सामने की सिचुएशन क्या है। विधान जब देखता है कि आरिश अपनी आंखें नहीं खोल रहा है समझ जाता है कि उसकी इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। आरिश अपना होश खो चुका है और अब इसका ट्रीटमेंट भगवान के भरोसे ही है। विधान आरिश को पकड़कर उसे कार से बाहर लाता है। इधर हॉस्पिटल से स्ट्रेचर भी बाहर आ चुका था। विधान एक नज़र उस कंपाउंडर की तरफ देखता है और फिर मदद के लिए चिल्लाता है जो कि स्ट्रेचर को पकड़े हुए खड़ा था। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देखना बंद करो और इसे जल्दी से इस पर लेटाने में मेरी मदद करो। विधान की आवाज में उसकी घबराहट, उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रहा था। विधान की तेज और गुस्से भरी आवाज सुनने के बाद वह दोनों ही कंपाउंड तेजी से चलते हुए तुरंत विधान के पास आते हैं और आरिश को सहारा देते हुए स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। जिस स्ट्रेचर पर लेटाते ही वो सभी तेजी से हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर की टीम हॉस्पिटल में पहले से ही तैयार थी। विधान ने कार ड्राइव करते हुए ही अस्पताल में कॉल कर दिया था और यहाँ डॉक्टर सभी विधान के ही आने का इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही तुरंत ही आरिश को ऑपरेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। विधान भी अंदर जाना चाहता था मगर डॉक्टर विधान को समझाते हुए बोले, मिस्टर सिंह आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं पर उनका इंतजार करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर विधान कुछ कहता है। उससे पहले ही डॉक्टर वहां से जा चुके थे। डॉक्टर को जाता हुआ देखकर विधान गुस्से से अपने मुट्ठियों को कसकर बंद करता है और अपने गुस्से को जाहिर करते हुए वह दीवार पर अपने मुट्ठियों को दे मारता है। उसने इतनी जोर से अपने मुट्ठी दीवार पर मारी थी कि विधान के हाथ तुरंत ही चोट लग जाती है और उनमें से खून बहना शुरू हो जाता है मगर विधान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इधर ऑपरेशन थिएटर में लगभग 10 से भी ज्यादा डॉक्टर मौजूद थे और सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक तो आरिश बेहोश था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग ऑपरेशन किस बेसिस पर करें। उन्हें नहीं पता थी कि आरिश की कंडीशन का स्टेटस इस समय क्या है मगर फिर भी वह सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हिम्मत करके एक डॉक्टर की तरह इशारा करते हैं। वह डॉक्टर अपने सिर को हाँ में हिलता है और अपने हाथों में कुछ पेपर लिए वह वार्ड के बाहर आता है। उसके बाहर आते ही विधान तुरंत उसके पास आता है मगर वह कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉक्टर उसके सामने उसे पेपर को और पेन को बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर सिंह आपको यहाँ पर साइन करना होगा, इसके बाद ही हम पेशेंट के सर्जरी शुरू कर सकते हैं। विधान डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत ही पेपर लेता है और उसमें लिखी सारी चीज वह पढ़ना शुरू करता है मगर जैसे जैसे वह शब्दों को पढ़ाना शुरू कर रहा था उसकी आंखें और भी ज्यादा गुस्से से भरती जा रही थी। वह तुरंत ही गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए अपने दांतों को किटकीटते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि अगर उसे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार इस पेपर पर साइन करने वाला होगा? अगर उसे कुछ भी हुआ एक बात याद रखना, उसकी मौत का जिम्मेदार भले ही मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारी मौत और इस अस्पताल की बर्बादी का जिम्मेदार जरूर मैं ही बनेगा। इस बात को तुम अपने इस भूसे से भरे दिमाग में बिठा लो। विधान और विहान इन दोनों की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं था। कोई भी इन दोनों को ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था वरना इतने बड़े अस्पताल में इतने बड़े सजन के साथ ऐसा बिहेव करने के बाद भी अगर कोई उनसे काम निकलवाने की हिम्मत रख सकता था तो वो इस शहर के कुछ गिने चुने लोग ही थे। विधान तुरंत उस पेपर पर साइन करता है और डॉक्टर के हाथों में थमाते हुए बोला, अब जल्दी से जो यहाँ से, लेकिन मेरी कहीं भी बात को भूलना मत। वह डॉक्टर तुरंत ही डरते हुए अपने सिर को हाँ में हिलता है और तेजी से भागता हुआ वहां से चला जाता है।
डॉक्टर के जाते ही विधान परेशान सा जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपने उंगलियों को अपने बालों में फंसाते हुए अपने बालों को कसकर मुट्ठी में भर लेता है कि तभी विधान का फोन रिंग करने लगता है। विधान तुरंत ही अपने फोन को निकाल कर देखता है तो फोन के स्क्रीन पर निधि का नाम शो हो रहा था। निधि का कॉल आता हुआ देखकर विधान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कॉल उठाना चाहिए या नहीं, मगर फिर वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और कॉल रिसीव करते हुए वह फोन को अपने कानों से लगता है। विधान कहाँ है आप? आर्या को संभालना मुश्किल हो रहा है, वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो रही है। वहाँ सब ठीक तो है ना? और आरिश क्या हुआ आपको? मिले आप दोनों कब तक घर आ रहे हो? विधान के फोन उठाते ही निधि के सवाल विधान के कानों में पड़ने लगते हैं। इधर आरिश का जिक्र होते ही विधान के नज़ारे ऑपरेशन थिएटर के ऊपर चली जाती है और वह अपने गहरी नज़रों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, देर हो जाएगी, तब तक प्लीज उसे संभाल लो, हो सके तो उसे सुलाने की कोशिश करो, एक बार सो जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद आने के बाद मैं उसे संभाल लूंगा। विधान सब ठीक तो है ना? विधान के सारी बातों को सुनने के बाद निधि की धीमी सी आवाज विधान के कानों में पड़ती है। वह आवाज इतनी धीमी थी ऐसा लग रहा था मानो निधि नहीं चाहती है कि उसके इस सवाल को विधान के अलावा और कोई सुने। विधान निधि की इस बात पर गहरी सांस लेता है और अपनी धीमी सी आवाज में बोला, मैं घर आकर बताता हूँ, उसका ख्याल रखना और अपना भी। विधान अपनी बात कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर विधान की बातें सुनने के बाद निधि अपनी तिरछी नजरों से आर्या की तरफ देखती है जो कि अपने सिर को झुकाए हुए चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। निधि की धड़कनें इस समय बेहद तेजी से धड़क रही थी। वह कभी आर्या की तरफ देखती तो कभी विधान की उसे बुझी हुई आवाज को याद करती जो अभी अभी उसने सुनी थी। निधि धीरे से सोफे के पास से होती है और वह सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। उसके कमरे से बाहर चले जाने के बाद भी आर्या अपनी नजरें उठाकर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती है। इधर निधि तुरंत किचन में आती है और फिर वो फ्रिज से दूध निकालकर सीधा उसे गैस पर चढ़ाकर गर्म होने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी ही देर में जब गर्म हो जाता है तो बहुत दूध को एक गिलास में निकलती है और फिर तेजी से भागते हुए विधान के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। स्टडी रूम में आते ही निधि विधान के स्टडी टेबल के ड्राइवर को खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है और फाइनली उसके हाथ में वह चीज लग जाती है जिसे वह ढूंढ रही थी। निधि अपने हाथ में पकड़े छोटी सी शीशी को देखती है और उसे खोलकर तुरंत उसमें से 2 टैबलेट निकलती हैं और फिर भागते हुए वापस से किचन में चली जाती हैं। वह उसे टैबलेट को दूध में डालती है और उसे चम्मच से घोलने लगती है। निधि की आंखें इस समय बेहद गहरी थी। दूध की तरफ देखते हुए वह खुद से ही बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना आर्या, लेकिन मेरा ये करना बहुत जरूरी है। निधि उसे दूध के गिलास को लेती है और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती। कमरे में आने के बाद वह आर्या के पास आती हैं और दूध का गिलास उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली, आर्या इसे पी लो, विधान को आने में समय लगेगा और तुम फिक्र मत करो, आरिश उसके साथ है, मेरी बात हो गई है उनसे। ये सुनकर कि आरिश विधान के साथ है, आर्या तुरंत अपनी नजरें उठाकर निधि की तरफ देखती हैं और फिर अपनी धीमी सी आवाज में बोली, अगर आरिश भाई के साथ है तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आर्या के सवाल पर निधि कुछ देर के लिए चुप रहती है मगर फिर तुरंत ही वह आर्या की तरफ देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए ऊपर उठती हैं और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि इस समय आरिश ने ड्रिंक कर रखी है। वह अपने मीटिंग से जब आया था तभी वह काफी ज्यादा ड्रंक था, इसलिए उसने तुम्हारे कॉल को अटेंड नहीं किया था और अब विधान उसे लेकर घर आ रहा है। वह सब आ जाए तो तुम खुद उनसे पूछ लेना, ठीक है? अब तुम उनकी फिक्र करना छोड़ो और ये लो, इसे पायो। आर्या को परेशान देखकर निधि साफ साफ आर्या से झूठ कह जाती है। इधर आर्या निधि की बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद वह निधि की तरफ देखते हुए बोली, पर मुझे नहीं लगता कि यह सच है जो कुछ भी अभी अभी आपने मुझसे कहा है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले तुम ये दूध पियो, तुम्हें आराम से मिलेगा और तुम जो इतना रोई हो इससे तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। निधि तुरंत आर्या की बात को बीच में काटते हुए आर्या से अपनी बात कहती है। इधर आर्या निधि के बाद अपने सिर को हाँ में हिला देती हैं और वह दूध पीने लगती हैं। आर्या जैसे जैसे दूध पीती जा रही थी उसकी आंखें भी भारी होती जा रही थी, बस जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी मगर वह ऐसा करने में नाकाम हो रही थी। इधर निधि की नजरें आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी और वह बेहद गौर से आर्या की तरफ देख रही थी। जब तक आर्या दूध के गिलास को खाली करती है तब तक आर्या को देखती रहती है। आर्या आधी आधी नींद की आगोश में जा चुकी थी। वह सोफे पर ही अपने सिर को टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है तो इधर आर्या को सोफे पर सोता हुआ देखकर निधि गहरी सांस लेती है और आर्या के छोटे से चेहरे की तरह देखते हुए तुरंत ही अपने हाथों को बढ़ाकर धीरे से उसके गालों को छूटी है। आर्या का चेहरा बुरी तरह से लाल था और उसके चेहरे पर उन आंसुओं के निशान को देखते हुए निधि को बेहद बुरा लग रहा था। वह आगे बढ़कर आर्या के माथे पर प्यार से किस करते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। तुम्हारा पूरा हक है ये जानने का कि आर्या के साथ क्या हुआ है और मगर विधान नहीं चाहते हैं कि तुम इस बात को अभी जानो तो तुम्हें अनजान रहना ही होगा और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। निधि अपनी बात कहकर आर्या के चेहरे को धीरे से सहलाती है और उसे धीरे से सोफे पर लिटा देता है। अच्छी तरह से उसे सुलाने के बाद निधि बेड से ब्लैंकेट उठाकर लाती है और आर्या को उड़ा देती है और खुद सोफे के पास नीचे बैठते हुए आर्या के चेहरे को बेहद गौर से देखने लगती है। इस समय निधि के दिमाग में क्या चल रहा था इस बात को बता पाना थोड़ा मुश्किल था। 1 महीने बाद सुबह का समय
आर्या बिल्कुल खामोश से गार्डन में बैठी हुई थी, उसकी नजरें सामने तरफ जा रही थी। वह एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। अचानक झूले पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगता है। आर्या तुरंत ही अपने फोन की तरफ देखती है और नोटिफिकेशन साउंड को सुनकर उसकी आंखों में एक बार फिर से उदासी नजर आने लगती है। आर्या अपने फोन को उठाती है और फिर फोन में आए उसे नोटिफिकेशन को देखने लगती है। वाइफी ब्रेकफास्ट किया तुमने? इस मैसेज को देखने के बाद एक बार फिर से आर्या की आंखों में मायूसी नजर आने लगती है। आर्या तुरंत ही कुछ टाइप करती है और सेंड कर देती है, जिसके जवाब में तुरंत ही दूसरी तरफ से एक उदासी भरे इमोजी आती है। वाइफी, मैं तुमसे पहले भी कहा है ना, मैं अर्जेंट काम में फंसा हुआ हूँ। मैं जैसे ही इस काम को खत्म करता हूँ मैं तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाऊंगा। तुम क्यों इतनी ज्यादा परेशान रहती हो? तुम जानती हो ना, अगर तुम इस तरह से परेशान रहोगे तो फिर मुझे भी यहाँ मन नहीं लगेगा। तो फिर आप मुझे बिना बताए गए क्यों आरिश? आर्या ने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया। आर्या की आवाज में उसकी उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। आर्या के वॉइस मैसेज सेंड करने के बाद दूसरी तरफ से वॉइस मैसेज ना आकर सिंपल टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद आर्या की आंखों में अब गुस्सा उभरने लगता है। एक तो आरिश 1 महीने पहले बिना बताए उसे किसी बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था और तब से लेकर आज तक उसने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया था। पहले 2 हफ्तों में तो कोई मैसेज कोई नोटिफिकेशन नहीं था, मगर जब उसने आर्या से बात करने की शुरुआत की तब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, और आज भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। क्या आरिश को जरा भी पता नहीं है कि आर्या उसके लिए कितनी बेचैन रहती है? आर्या को ये टेक्स्ट मैसेज नहीं चाहिए था, आर्या को सिर्फ आरिश चाहिए था। उस टेक्स्ट मैसेज को देखकर आर्या अपने फोन को गुस्से से साइड में जोर से झूले पर फेंक देती है। मैं जानती हूँ आरिश, कुछ तो ऐसा है जो आप मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अचानक आपका मुझे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चले जाना, उसके बाद ये टेक्स्ट मैसेज का खेल शुरू करना, साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जो सिर्फ आप ही नहीं बहुत से लोग मिले हुए इस बात को छुपाने में। आपने कहा था उस रात की आप जल्दी आएंगे, मगर उस रात को 1 महीने बीत गया, ना जाने वो शाम कब आएगी जब आप आएंगे। आरिश को गोली लगने के 1 महीना बीत चुका था, मगर आरिश का अब तक कोई अता पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि आरिश आर्या से बात नहीं करता था। आरिश के मैसेज आर्या के पास रोज आते थे, सुबह, शाम, रात, दिन, मगर सिर्फ उसके फिक्र में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी, भले ही आरिश मैसेज कर ले मगर उसने एक बार भी वॉइस मैसेजेस नहीं किए थे। आर्या के वॉइस मैसेजेस करने के बावजूद आरिश दूसरी तरफ से हमेशा टेक्स्ट ही मैसेज किया करता था, जिससे आर्या का शक और भी ज्यादा गहरा होने लगा था। इन 1 महीना में कुछ बीता था तो सिर्फ और सिर्फ समय, क्योंकि आर्या के दिमाग से वह रात निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस रात को वह आरिश का इंतजार करते करते और रोते हुए ना जाने कब सो गई थी। और सुबह सुबह उसे आरिश का एक मैसेज रिसीव होता है अपने फोन पर कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, वह भी बिना उससे मिले। उसे मैसेज को पढ़ने के बाद आर्या ने बहुत से मैसेज आरिश को किए थे, मगर 1 हफ्ते तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। और 1 हफ्ते बाद जब उसका जवाब आया भी तो सिर्फ ये कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम टाइम पर खाना खा रही हो, बच्चे कैसे हैं, उसका ख्याल तो रख रही हो ना। बस ये सब मैसेज आरिश ने एक बार भी नहीं कहा था कि वह कब आ रहा है और उसे कितना टाइम लगने वाला है। अंडरस्को दिल्ली अस्पताल के बेड पर एक आदमी अपने आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था कि तभी उसके वार्ड में कोई एंटर करता है। किसी के कदमों की आहट सुनकर वह आदमी धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने विधान खड़ा था, और यह बेड पर लेटा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि आरिश था। आरिश विधान की तरफ अपने उदासी भरी नजरों से देखते हुए विधान से सवाल करता है, आर्या कैसी है, वह ठीक तो है ना, और बच्चे वह दोनों कैसे हैं? आरिश के इस सवाल पर विधान आरिश की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस लेकर बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और आरिश के पास आकर बैठते हुए उसकी तरफ देखता है और अपनी धीमी सी आवाज में बोला, वह लोग बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे अब ऐसा लगता है कि आर्या को समझ आने लगा है कि कुछ तो गलत है जो हम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस बार भी जब मैंने उससे मिलने गया था तो वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसका एक ही सवाल था कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। मैं उसे लाख समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रही है। तुम्हें जल्दी उसके पास जाना होगा, वरना सच उसके सामने आते ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं जानता हूँ वो बहुत जिद्दी है और वह मुझ तक पहुँचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें आंखें खोलते ही मुझे सबसे पहले मुंबई से दिल्ली लाने की बात कही थी, ताकि अगर वह मुझे ढूंढने की कोशिश करें भी तो मैं उसे मुंबई में ना मिलूं। बस कुछ दिन और जैसे ही मेरे स्टेटस निकलते हैं मैं उसके पास चला जाऊंगा। आरिश अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए विधान की तरफ देखते हुए कहता है। तो वही विधान आरिश की हालत को समझ रहा था। वह अपने सिर को हिलाता है और फिर गहरी सांस लेते हुए आरिश के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे उसके पास जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें हर पल ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जख्मों पर उसकी नजर ना जाए। अगर उसकी नजर एक बार तुम्हारे जख्मों पर चली गई तो तुम उसे लाख समझाने की कोशिश कर लो कि वह तुम्हारी एक बात समझने को तैयार नहीं होगी। विधान की बात सुनते हुए आरिश अपने सिर को हाँ में दिला देता है, जिसके बाद विधान अपनी जगह से उठता है और आरिश की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं वह खत्म करके शाम तक तुम्हारे पास आता हूँ। आरिश विधान के बात सुनकर अपने सिर को हाँ हिला देता है, जिसके बाद विधान उसके वार्ड से चला जाता है। उसके जाने के बाद आरिश अपनी आंखें बंद कर लेता है।
और उसकी आंखों के सामने आर्या का मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। मगर अचानक आरिश अपनी आंखें झटके से खोलना है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उस रात का नजर आ गया था जिस रात वह वादा करके भी आर्या तक नहीं पहुंच पाया था। वह उसे रात को कभी याद नहीं करना चाहता था, मगर वह रात उसकी यादों में ऐसे बस चुकी थी कि वह कभी निकालने की नाम ही नहीं लेती थी। 1 महीना बीत चुका था मगर आरिश उस रात को नहीं भूला था। आरिश अपनी आंखें खोल लगातार सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। शाम का समय। सुनैना जी, अनुराधा जी, विधि और निधि चारों ही औरतों डाक पैलेस में अपने कदम रखती है और सीधा आर्या का नाम लेकर उसे पुकारती है। आर्या, जो कि अभी अभी गार्डन से पैलेस के अंदर ही आ रही थी, वह हॉल में उन चारों को देखते हुए तेजी से उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। सबसे पहले वह अपनी माँ और चाची के पैरों को छूती है और फिर विधि और निधि को एक साथ गले लगा लेती है। इधर काकी भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। वह कमरे से बाहर आते ही अपने सामने का नजारा देखती हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग यहाँ बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। काकी अपनी बात कहकर किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। इधर आर्या के कानों में जैसे ही काकी की आवाज जाती है, वो मुस्कुराते हुए विधि और निधि से अलग होती है और फिर किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, यह माँ भी ना जब देखो तब हमेशा किचन में जाने के बहाने ढूंढते रहती है। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर कोई आता है तो उसके लिए सर्वेंट है, मगर नहीं, इन्हें तो हमेशा अपने मन की करनी होती है। आर्या अपने कदम बढ़ाते हुए किचन के दरवाजे पर जाती है और काकी तरफ देखती है, जो कि चाय बनाने के लिए पेन को गैस पर चढ़ा चुकी थी। आर्या तुरंत ही आगे बढ़कर गैस को बंद करती है और फिर काकी तरफ देखते हुए बोली, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सर्वेंट है, इस काम के लिए आपको सिर्फ आराम की जरूरत है। देखिए आप इन दोनों कितनी कमजोर हो गई है। क्या आप ठीक से खाना नहीं खाते हैं? क्या मैं नहीं रहती हूँ इसलिए आप खुद पर ध्यान नहीं दे रही हैं? ऐसी बात नहीं है बच्चे, और रही बात ये सब करने की, इन सब की मुझे शुरू से आदत है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा कर रही हूँ या फिर कुछ नया कर रही हूँ, और मैं नहीं करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा दिन सिर्फ बैठे बैठे यूं ही बेकार निकल गया। और आपको काम करता हुआ देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा यहाँ होना ही बेकार है। जब मैं आपको काम करने से रोक नहीं सकती तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या ही मतलब? आर्या इस बात की नाराजगी जताते हुए कहती है, जिसे सुनने के बाद काकी हल्के से मुस्कुराते और आर्या के सिर पर मरते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हारे होने से ही तो इस घर में खुशियां हैं। तुम नहीं थी तो ये घर घर नहीं, सिर्फ ईंटों का एक मकबरा था जिसमें इंसान तो रहते थे मगर उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं रहते थे। तुम्हारे आने से ही इस घर में खुशियां आई है, रौनक आई है, और तुम कहती हो कि तुम्हारा यहाँ होना बेकार है। चलो आओ इधर बैठो, जब तक मैं चाय बनाती हूँ तब तक तुम आराम से बैठकर मुझे देख सकती हो। काकी आर्या को स्लैब के ऊपर बैठा देती हैं और अपनी बात कहती है। इधर आर्या कई की बात सुनकर अपने सर को हिलाते हुए तुरंत चढ़कर स्लैब पर बैठ जाती है और कई को काम करता हुआ देखने लगती है। अभी आर्या काकी से बात करने में लगी हुई थी कि एक बार फिर से उसका फोन वाइब्रेट करता है। आर्या की नज़रें तुरंत अपने फोन की तरफ चली जाती है। वह अपने फोन के नोटिफिकेशन को ऑन करती हैं, जहां पर आरिश का मैसेज शो हो रहा था। आर्या उसे मैसेज को ओपन करती है जिसमें आरिश के सवाल उसे नजर आते हैं। वाइफी, क्या कर रही हो? क्या तुम आज घर पर ही हो या फिर तुम अपने पापा के घर पर गई हो? आरिश के सवाल को देखकर पहले तो आर्या अपनी आंखें छोटी करती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो आरिश को इग्नोर करेंगे। जिस तरह से आरिश उसे 1 महीने से इग्नोर कर रहा था, खुद से मिलने नहीं दे रहा था और ना ही वो ये बता रहा था कि वह कहाँ है, उसे हिसाब से तो आर्या को कब का उसे इग्नोर कर देना चाहिए था। मगर आर्या का दिल ऐसा करने को तैयार ही नहीं होता था। जब भी आरिश का मैसेज आता था वह बिना कुछ सोचे समझे आरिश से बातें करने लगती थी, और आज भी वही हुआ था। जहां थोड़ी देर पहले वह गुस्सा होकर बैठ गए थी, अब वो आरिश से बातें करने लगती है। नहीं, मैं घर पर ही हूँ। क्या आप मीटिंग में हो? नहीं, मैं मीटिंग में नहीं हूँ, मैं फ्री हो गया हूँ। आपको और कितना समय लगने वाला है? आप कब तक वापस आएंगे? आर्या के इस सवाल पर कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, जैसे देखकर आर्या के चेहरे पर अब मायूसी नजर आने लगी थी। जब भी वो आरिश से यह सवाल करती थी तो आरिश हमेशा गायब हो जाया करता था। आर्या अपने फोन को बंद करके रखने ही वाली थी कि तभी आरिश का जवाब उसके फोन पर आता है, बस 3 दिन और उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और फिर मैं वादा करता हूँ कि कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, और बिना बताए तो कभी नहीं। आरिश के इस मैसेज को पढ़ने के बाद आर्या के चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कुराहट आ जाती है। फाइनली उसका 1 महीने का इंतजार खत्म हो चुका था। आर्या एक स्माइली इमोजी के साथ एक मैसेज टाइप करती है, मुझे आपका इंतजार रहेगा, आप जल्दी आना। आर्या मैसेज सेंड कर चुकी थी, अब उसे आरिश के मैसेज आने का इंतजार था। आर्या के उसे मैसेज का जवाब एक हॉट इमोजी के साथ एक स्माइली इमोजी आता है, जिसे देखकर आर्या के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। थोड़ी देर तक आर्या मैसेज से आरिश से बात करती है, उसके बाद वह अपने फोन को बंद करके साइड में रख देती है। इधर काकी, जो न जाने कब से आर्या को नोटिस किया जा रही थी, वह आर्या की तरफ अपनी सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, बच्चे, मैं इन दोनों देख रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही फोन में लगी रहती हो। इतना ज्यादा फोन यूज नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आरिश अभी यहाँ नहीं है तो तुम उसका गलत फायदा मत उठाओ। उफ़ मम्मा, आप कितना ज्यादा सोचती हैं, मैं भला क्यों गलत फायदा उठाऊंगी? वेल, अपने आइडिया दे ही दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे आरिश के यहाँ न होने का फायदा उठा ही लेना चाहिए। वैसे भी 1 महीना से मैं अकेले घर पर तो रह ही रही हूँ, सोच रही हूँ बाहर घूमने चली जाओ।
आर्या के इस बात को सुनकर काकी हैरानी भरी नजरों से आर्या की तरफ देखने लगती है। तो आर्या अपनी दोनों आईब्रो उठाते हुए काकी की तरफ देख रही थी। आर्या की आंखों में चमक साफ साफ नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए काकी की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वह आर्या के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी गहरी आंखों में देखते हुए उसके सारे खुशियों पर पानी फेरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। शाम का समय, सिद्धार्थ सोना को लेकर गार्डन में टहल रहा था। सोना बार बार जाकर झूले पर बैठ जा रही थी, जिसे देखते हुए सिद्धार्थ अपने आप को काबू करते हुए सोना को बार बार समझा रहा था। सोना का इस तरह से बार बार जाकर बैठना सिद्धार्थ को गुस्सा दिला रहा था। एक तो सोना बहुत ही धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, ऊपर से सोना के नखरे भी बहुत ज्यादा थे, जिसे सिद्धार्थ को ही टॉलरेट करना पड़ रहा था। सोना की हरकतें बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी और वह भी बच्चों की तरह, जैसे सिद्धार्थ को संभालना पड़ रहा था। सिद्धार्थ सोना के हाथों को पकड़कर उसे खींचते हुए झूले से उतरता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उसके गालों को दबाते हुए बोला, वाइफी अगर तुम यही करने वाली हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने काम पर लग जाऊंगा और फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं डिनर के बाद भी फ्री नहीं होने वाला हूँ। इसलिए तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करो। तुम जानती हो ना ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सर, जानती हूँ कि यह एक्सरसाइज मेरे लिए ही है और यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है, मगर मेरे पैरों में भी तो दर्द हो रहा है ना, मैं चल नहीं पा रही हूँ, आप ये भी तो देखो। सिद्धार्थ की बात सुनते हुए सोना तुरंत ही सिद्धार्थ से शिकायत करती है। सिद्धार्थ सोना की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और अपने सर को ना में हिलाते हुए धीरे से सोना के सिर पर मारते हुए बोला, तुमसे बहस करने का मतलब है अपना सर दीवार से दे मारना। अब चलो चुपचाप मेरे हाथों को पकड़ो और गार्डन की 3 राउंड लगाओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें 1 घंटे टीवी देखने दूंगा। सिद्धार्थ के इस ऑफर को सुनकर सोना सोच में पड़ जाती है। फिर वह सिद्धार्थ की तरफ खुशी भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हो। सिद्धार्थ सोना के भाव देखते हुए अपनी आंखें छोटी करता है और सोना की छोटी सी नाक को पकड़कर खींचते हुए बोला, क्या तुम्हें कोई शक है और मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें कभी टीवी देखने से मना किया? तुम कुछ ज्यादा ही टीवी देखने लगी हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आप पर शक कर रही हूँ और आप मुझे देखने नहीं दोगे टीवी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है वाइफी, तुम्हारी नजरें मुझे सब बताती है। अब अपना मुंह बंद करो और चुपचाप राउंड लगाओ। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोना है गहरी सांस छोड़ती है और सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ते हुए लगभग अपना सारा भार सिद्धार्थ के ऊपर डालते हुए धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। सिद्धार्थ अपनी बीवी की हरकत बस गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए गार्डन में टहलने लगता है। सोना गार्डन के 3 राउंड मारने में 1 घंटे से भी ऊपर लगा देती। आखिर में सिद्धार्थ सोना को अंदर लेकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि सोना अब एक कदम भी आगे नहीं चलने वाली है। सोना को लेकर सिद्धार्थ सीधा अपने कमरे में जाता है और उसे लेकर बाथरूम में जाता है। बाथरूम में आने के बाद वह उसे काउंटर पर बैठता है और एक टॉवल लेकर उसे गिला करता है। फिर उसे सोना के पूरे चेहरे को, उसके हाथों को और उसके पैरों को पहुंचता है और फिर सोना को अपनी गोद में उठाते हुए वह उसे लेकर सीधा अपने कमरे में चला आता है। इधर सोना भी चुपचाप से सिद्धार्थ के सीने पर अपने सर को रखे हुए उसकी धड़कनों को सुन रही थी। सिद्धार्थ सोना को लाकर बेड पर बैठता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम यहीं पर आराम करो, मैं कुछ देर के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है? सिद्धार्थ की बात पर सोना तुरंत है जल्दी से हाँ में अपने सिर को हिला देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ भी अपने सिर को हाँ में हिलता है और फिर वह रिमोट लेकर टीवी ऑन कर देता है। टीवी ऑन करने के बाद वह रिमोट को सोना के हाथों में पकड़ता है और झुककर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए अपने कमरे से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के बाहर जाने पर सोना मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसके जाते ही सोना अपने नजरें टीवी पर गड़ा देती है। कार्टून देखते हुए सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कार्टून की तरह ही लग रहे थे। वह कभी मुस्कुरा रही थी, कभी तुरंत रोने जैसा मुंह बना ले रही थी, तो कभी गुस्से से टीवी की तरह देख रही थी। उसके पल पल के बदलते एक्सप्रेशन को अगर सिद्धार्थ देख लेता तो पक्का वो अगले दिन से सोना का टीवी देखना बंद करवा देता। इधर सिद्धार्थ स्टडी रूम में आने के बाद तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन करता है और वह तेजी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वह गहरी सांस लेते हुए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सिद्धार्थ अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए ही अपने पॉकेट से फोन निकलता है और फिर तुरंत किसी का नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से कुछ रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव हो जाता है। तुम्हारा शक सही था, तुम्हें मरने की कोशिश में सिर्फ और सिर्फ उसका हाथ नहीं था, वह तो बस किसी का मोहरा था। दूसरी तरफ फोन कॉल पर आरिश, जो कि सिद्धार्थ के सारी बातें सुन रहा था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंभीर थे। तो क्या तुम्हें उसे आदमी के बारे में पता चला, कौन है वह जो मुझे मारना चाहता है? आरिश की गहरी आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ती है, जिसे सुनने के बाद से सिद्धार्थ कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, जिसने भी उसे हायर किया था उसने अपनी रियल आइडेंटिटी उसे नहीं दी है। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा समय और तुम्हारा अकेले होने का मैसेज उसे भेजा था। मतलब वो जो कोई भी है तुम्हारे बहुत करीब है, तभी वह जानता है कि तुम कब अकेले रहते हो और तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम्हें किसी पर शक है या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी हरकत कर सकता है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई भी नहीं लग रहा है, पर मुझे जैसे ही किसी पर भी शक होता है मैं तुम्हें उसके इन्फॉर्मेशन निकालने को कह दूंगा, आरिश अपने गहरी आवाज में अपनी बात कहता है।
ठीक है, फिर तो तुम आराम करो और जल्दी लौट कर आओ, क्योंकि कल भी आर्या का फोन आया था और वह तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रही थी, पर मुझे तुम्हारे बारे में उसे झूठा कहना पड़ा कि मुझे तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे सच छुपा कर सही किया है। तुम्हें उसे बता देना चाहिए, क्योंकि इन 1 महीना में जितना तुम परेशान नहीं हो उससे कहीं ज्यादा वो परेशान हो चुकी है। तुम यहाँ हो नहीं इसलिए तुम्हें इसका एहसास नहीं है, मगर जब भी मैं उससे मिलने जाता हूँ, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उदासी ही नजर आती है। तुमने भले ही यह सब एक मजबूरी में किया है, मगर उस मजबूरी से वह अनजान है और दुख उसे बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ उससे उसे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अगर वह सच जान जाएगी तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफों से होगी। मैं नहीं जानता कि यह सब किसकी साजिश थी और ना ही मैं उसे ये सब समझा पाऊंगा, और शायद ही वह मुझे अकेले घर से ऑफिस जाने देगी, और मैं उसके डर की वजह नहीं बनना चाहता, ना ही मैं उसे कमजोर पड़ने देना चाहता था। मैं उसे इस डर में जिंदगी जीने नहीं दे सकता। अगर देखा जाए तो तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो, मगर अगर तुम आर्या की नज़रों से देखा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गलत हो, क्योंकि ना सिर्फ तुमने उसे सच्चाई छुपी है बल्कि तुमने उसे अंधेरे में रखा है, और हर दिन तुम मुझसे झूठ कहते हो। हाँ, मैं जानता हूँ जिस दिन उसे ये सच्चाई पता चलेगी वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज होगी, पर उसे समय मैं उसे मना पाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी उसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही मैं इस हालत में उसका सामना करना चाहता हूँ। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मगर उसे और तकलीफ मत पहुंचाओ, और जल्दी लौट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा। आरिश, हाँ ठीक है, तो तुम अब आराम करो, मैं रखता हूँ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और आरिश दोनों की ही बातें खत्म हो चुकी थी। सिद्धार्थ कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अपनी गहरी नज़रों से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं इस झूठ को बोलकर मैंने सही किया है या नहीं, मगर यह सच्चाई अभी जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं ये सच्चाई तुम्हारे सामने खुद लेकर लाऊंगा, उसके बाद फैसला तुम्हारा होगा तुम्हें आगे क्या करना है। सिद्धार्थ गहरी सांस छोड़ना है और लैपटॉप को बंद करके वह साइड में हटता है और अपने कंप्यूटर को ऑन करके वह अपने काम करने लगता है। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गंभीर थे, उसके चेहरे को देखकर ही बताया जा सकता था कि इस समय उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अंडरस्को। आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद फोन को साइड टेबल पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। अपनी आंखें खोलकर देखता है तो विधान उसके वार्ड में एंटर कर रहा था। विधान को देखकर वह गहरी सांस लेता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी आ गए क्या, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया। वैसे तुमने लंच किया था क्या? तुमने मेडिसिन ली थी और रिपोर्ट में क्या आया? विधान आरिश के बेड के बगल में लगे चेयर पर बैठते हुए आरिश से सवाल करता है, जिसे सुनने के बाद आरिश अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ सब कुछ सही है, तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? फिलहाल के लिए तो बिजनेस जैसा भी चले मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है। ना तो मैं उसे सच बता पा रहा हूँ और ना ही मैं उससे झूठ बोल पा रहा हूँ। घर जाते ही तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझ पर शक लगने वाले, और अगर मैं पीता तो मैं तुम्हें भी अपनी बहन से पिटवा दूंगा। जरूर, यह बात तुम याद रखना। विधान की बात सुनकर आरिश मुंह बनाते हुए अपने नजरें विधान से फिरते हुए विंडो से बाहर देखते हुए बोला, तुम अपने कामों के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तुम दिल्ली में हो क्योंकि तुम्हें यहाँ अपना बिजनेस सेटल करना है। तुम झूठ मूठ का मुझे बीच में मत फंसाया, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रोका है। विधान आरिश के बात सुनकर हैरानी से आरिश की तरफ देखने लगता है। यह आदमी सच में कितना एहसान फरामोश था। एक तो वह उसकी वजह से अपनी बीवी से रोज गलियां खाता था, मगर यहाँ यह आदमी अब ये कह रहा था कि उसने उसे नहीं रोका, तो क्या वह अपनी मर्जी से यहाँ इतने दिनों से रुका हुआ है? 1 महीने हो चुका था उसे दिल्ली में आए हुए, और इन 1 महीना में सिर्फ 2 बार ही वह घर गया था, वह भी सिर्फ एक एक रात के लिए, जिसमें उसे निधि से इतना सुनना पड़ा था कि रात भर उसे नींद भी नहीं आई थी। यहाँ यह आदमी उसके दुख को सुनने के बजाय, उसे समझाने के बजाय उल्टा उसे ही सुन रहा था। सही कहते हैं लोग, दुनिया में एहसान फरामोश की कमी नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे पास रुका हूँ, रोज अपनी बीवी से गलियां खा रहा हूँ, रोज अपनी बहन से झूठ बोल रहा हूँ, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरा एफर्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं और ना ही तुम्हें मेरा सैक्रिफिस दिख रहे हैं। तुम साफ साफ कहो है कि तुम्हें निधि की जरूरत महसूस हो रही है। आखिरकार तुम भी एक मर्द हो, 1 महीने अपनी बीवी के बिना गुजारना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता है ना? आरिश विधान की बात को बीच में ही काटते हुए विधान की तरफ देखते हुए अपने आईब्रो उठाते हुए विधान से सवाल करता है। विधान आरिश की बात सुनकर आरिश को ऐसे देख रहा था जैसे वह अभी उसका गला दबा देगा। तुम घटिया आदमी। विधान तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ा होता है और आगे बढ़कर आरिश के गले को पकड़ते हुए उसकी तरफ उससे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है किसी के बारे में ऐसे बोलते हुए? और मैं तुम्हारी तरह ठरकी नहीं हूँ जो 1 महीने भी अपनी बीवी के बगैर नहीं गुजार सकता हूँ। अगर तुमने दोबारा अपना ही मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझ आए तुम्हें मेरी बात? इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि तुम इतना सारा गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सच अच्छी तरह से जान गया हूँ, जो कि तुम अपने कानों से सुन नहीं सकते हो। और अगर तुम इतना ही ज्यादा शरीफ हो तो फिर अगले 1 महीने तक और यहाँ रुक कर दिखाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो, जैसा भी हूँ तुमसे तो बेहतर ही हूँ, दूसरों के घरों में जाकर खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, समझ आए तुम्हें मेरी बात?
विधान की बात सुनकर आरिश बिल्कुल खामोश सा हो जाता है और वह विधान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, क्योंकि विधान की इस बात का मतलब सीधा सीधा इशारा था उसे रात का, जिस रात आदेश और आर्या दोनों ही सिंह मैंशन में रुके थे। तो क्या विधान ने उसे रात उन दोनों की आवाज सुनी थी? आरिश के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और वह अपनी एक आईब्रो उठाते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए विधान की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम रात को यही करते हो? तुम रात को दूसरों के कमरे के बाहर जाकर कान लगते हो कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों की आवाज सुनने का। तुम दोनों चिल्लाए इतनी जोर जोर से रहे थी कि ना जाने उसे रात किसके किसके कानों में तुम दोनों की आवाज से गई होगी। क्या तुम दोनों रात को इतना ज्यादा वाइल्ड रहते हो? एयरपोर्ट, ब्लैक बिजनेस सूट, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, हाथों में लिमिटेड एडिशन की वॉच, बालों को तरीके से सेट किए हुए एक आदमी बड़े ही रोब के साथ चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की कतारें लगी हुई थी, सभी अपने हाथों में गन लिए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दो उसके अगल बगल अपने हाथों को बंद है, ब्लूटूथ कानों में लगाए आपस में कुछ बात करते हुए चल रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर आते ही एयरपोर्ट के बाहर ब्लैक कलर की कार की लाइन लगी हुई थी। वहां मौजूद हर किसी की नजरें उन गाड़ियों की कतारों पर ही टिकी हुई थी। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है, कार का दरवाजा खोलता है। कार का दरवाजा खोलते ही वह आदमी कार के अंदर बैठता है और बॉडीगार्ड कार डोर बंद कर देता है। उसके बैठते ही कार आगे निकल चलती है और पीछे उसके बॉडीगार्ड के गाड़ियां एक लाइन से उसे गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हुए चलने लगती है। धीरे धीरे करके सारी गाड़ियां एयरपोर्ट से निकल जाती है। गाड़ियां जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो मुंबई के सड़कों से गुजर रही थी, हर किसी की नजरें उन गाड़ियों पर ही टिकी हुई थी। आज से पहले मुंबई के सड़कों पर इतनी ब्लैक कार शायद ही कभी उतरी थी जितनी आज मुंबई के सड़कों पर दौड़ रही थी। कुछ देर के इंतजार के बाद कार अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। एक गार्ड भागते हुए कार के पास आता है और वह गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही वह आदमी बाहर आता है और वह अपनी आंखों से गॉगल्स हटाते हुए अपने सामने मौजूद उसे बड़े से बंगले की तरफ देखता है। वेलकम बैक। कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ से गए हुए और आखिर फिर वह दिन आ ही गया जब तुम एक बार फिर से इस बंगले के बाहर खड़े हो और अब किसी में इतना दम नहीं है कि कोई तुम्हें हाथ लगा सके। अब होगा मुकाबला बराबरी का। वह आदमी खुद से ही बातें करते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बड़े से बंगले को देखता है और फिर वह अपने कदम तेज से बंगले के अंदर बढ़ा देता है। इधर सारे गार्ड्स गाड़ी से उतरते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उसे आदमी के बंगले के अंदर जाते ही सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर फिर बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बिहेव करने लगते हैं। अंडरस्को, आरिश और विधान दोनों अभी भी बहस करने में लगे हुए थे। जहां आरिश आर्या के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पा रहा था, इधर विधान भी निधि के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन रहा था। हालांकि वह दोनों बस आपस में कैजुअल बात कर रहे थे, मगर कोई भी अपनी अपनी बीवी के बारे में एक दूसरे के मुंह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा था, मगर हाँ, एक दूसरे की बेइज्जती जरूर किया जा रहे थे। विधान अब आरिश की तरफ देखता है और उसकी आंखों के सामने अपनी उंगलियों को ले जाते हुए उसे धमकाते हुए बोला, अगर तुमने अब अपनी जुबान से अब एक शब्द भी निकाला तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे यह आंखें निकाल लूंगा। समझ आई तुम्हें मेरी बात? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हो, बस बोले जा रहे हो। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे कहाँ कोई दिक्कत है, दिक्कत तो तुम्हें है, बल्कि अब तो तुम्हें शायद दिखाना भी बंद हो गया। बोल मैं मुंह से रहा हूँ और तुम आंखें निकालने की बात कर रहे हो, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अगर तुम्हें निकालना ही है तो मेरी यह निकालो। आरिश अपनी जीभ को बाहर निकालकर विधान को दिखाते हुए कहता है। विधान आरिश की इस हरकत पर अपने मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए बेड के साइड में जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, आरिश आर्यन, अगर तुमने सच में अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। मैं ऑलरेडी बेड पर पड़ा हुआ हूँ, अगर तुम मेरा सिर फोड़ भी देते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी बीवी से 1 महीने और झूठ बोल सकता हूँ, मगर तुम अपना सोच लो, अगर तुम मेरा सिर फूट गया हो और अगर मेरी बीवी को ये बात पता चलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में 1 महीने तक रहना पड़ा था, तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगी? ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, जेड मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। मुझे लगता है इस गोली का असर तुम्हारे दिमाग पर ज्यादा हुआ है। विधान अपनी बात कहते हुए अपने कोट को ठीक करते हुए खड़ा होता है और वह सीधा विंडो की तरफ अपने कदम बढ़ा देता और अपना फोन निकलता है और वह किसी को कॉल करता है। विधान को देखकर आरिश अपने सिर को नामे हिलाते हुए गहरी सांस अपनी आंखें बंद कर देता है। रात का समय, राहुल और अंजलि दोनों ही इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों ही डिनर करते हुए आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी राहुल बीच में ही अंजलि की बात को काटते हुए बोला, एक्स, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता चला है कि वह इंडिया आने वाला है, लेकिन कब यह मैं नहीं जानता और वह आकर कहाँ रहने वाला है मैं ये भी नहीं जानता हूँ। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उसने जवाब नहीं दिया। भाई, आप जानते हैं कि अगर वह इंडिया आता है तो यह आर्या के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कुछ करना होगा, उसे इंडिया आने से रोकना होगा। अगर उसे यहाँ पर बिजनेस सेटल ही करना है तो आप उसकी यह डील अपने अंडर क्यों नहीं ले लेते हैं? आप उसके बिजनेस सेटल करने में यहाँ पर मदद कर दीजिए, इसके बदले में आप उसे वहाँ रोक सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कोशिश की, मगर वह मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वह अपने बिजनेस में खुद मेहनत करना चाहता है और आज वह जिस मुकाम पर है उसे उसने अपनी मेहनत से हासिल किया और वह नहीं चाहता है कि इंडिया में वह किसी की मदद लेकर अपना मेहनत बर्बाद करें।
तो फिर अब हम क्या करें? एक बार अगर वो इंडिया आ गया तो सबसे पहला टारगेट उसकी आर्या ही रहेगी और हमें आर्या को बचाना होगा। मैं जानता हूँ कि यह आर्या के लिए खतरनाक साबित होगा, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम बस इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हर पाल आर्या को सेफ रखना होगा और इसके लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, मगर अब उसे रोक पाना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो उसे हम आर्या से दूर रख सकते हैं। वैसे भी आर्या इस समय घर पर ही रहती हैं, अगर उसे ये पता ही ना चले कि आर्या कहाँ रहती है तो कैसा रहेगा? क्या हम इसे आर्या को छुपा सकते हैं? बेवकूफ जैसी बातें मत करो अंजलि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आर्या कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वह आरिश की बीवी है और आरिश की बीवी होने के नाते वह दुनिया के नज़रों में हमेशा रहेगी और इस शहर के हर एक मैगजीन में, हर एक न्यूज़ चैनल में हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है और इससे रिलेटेड टू आरिश के घर का पता लगाना बहुत ही नॉर्मल बात है। और तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद उसके लिए ये ज़रा सा भी मुश्किल काम होगा? हम भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसानी से निकलवा सकते हैं अगर हम चाहे तो फिर वह क्यों नहीं निकलवा सकता है? इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए पीआर नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।